Next question, question number 1. So as I told you in the last session, we will solve some important questions now. So पहला question, interference fringes were produced in Young's double slit experiment using light of wavelength 5000 angstrom. When a film of material 2.5 into 10 raised to minus 3 centimeter thick was placed over one of the slits, the fringe pattern shifted by a distance equal to 20 fringe width. The refractive index of the material of the film is. अच्छा क्वेश्चन है, जेडबल मेंस का क्वेश्चन है, तो पॉसिबिलिटी है सीईटी में आने का. इंटरफेरेंस फ्रिंजेस were produced in Young's double slit experiment using light of wavelength 5000 angstrom. तो आपको ऑलरेडी पता है, यू हैव अ स्क्रीन, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास दो स्लिट्स होते हैं, तो यू हैव डबल स्लिट अरेंजमेंट हियर, मे बी वन स्लिट इज हियर, अदर इज हियर. ये आ गया आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन. यहाँ पे लाइट कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2, इट विल प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न एट द स्क्रीन. और अगर आपको याद होगा पैटर्न कैसा होता है, सेंटर पे होता है ब्राइट, उसके बाद दोनों साइड पे होता है डार्क, फिर वापस से होता है ब्राइट, फिर वापस होता है डार्क. तो ब्राइट डार्क ऐसा चलता रहता है बेसिकली. तो दिस इज व्हाट यू हैव, ब्राइट डार्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब अगर आप दोनों में से किसी भी एक स्लिट के आगे कोई एक फिल्म लगा देते हो, जैसे माइका का शीट, तो यहाँ पे वही बोला है, व्हेन अ फिल्म ऑफ मटेरियल, सम मटेरियल, उसका थिकनेस दिया है 2.5 into 10 raised to minus 3 सेंटीमीटर. तो अगर आप दोनों में से किसी भी एक स्लिट के आगे, फॉर एग्जांपल पहले स्लिट के आगे अगर हम एक यहाँ पे कुछ मटेरियल रख देते हैं, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट होता है अपवर्ड्स. और इफ यू प्लेस द सेम मटेरियल हियर, तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट होगा डाउनवर्ड्स. तो पूरा पैटर्न शिफ्ट होगा, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट बेसिकली. तो यहाँ पे शिफ्ट होगा. तो सबसे पहले आपको शिफ्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. द शिफ्ट एस इज गिवन बाय, शायद एक हाथ क्वेश्चन में मैंने बताया था, नहीं बताता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बता देता हूँ. शिफ्ट इज बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ लाइट यूज्ड, बीटा इज फ्रिंज विड्थ, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस फिल्म, एंड टी इज थिकनेस ऑफ द फिल्म. तो ये जो फिल्म हमने यूज किया है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, इसका जो थिकनेस है वो है टी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब ये फिल्म आपने रखा तो टोटल पैटर्न कितने शिफ्ट हुआ, 20 फ्रिंज विड्थ. व्हेन अ फिल्म ऑफ मटेरियल 2.5 into 10 raised to minus 3 meter was placed over one of the slits, the fringe pattern shifted by a distance equal to 20 fringe width. ये शिफ्ट का फॉर्मूला है, लेकिन शिफ्ट आपको दिया कितना है, 20 फ्रिंज विड्थ. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, you will have beta by lambda into mu minus 1 into t equal to 20 बीटा. तो बीटा बीटा हो गया कैंसल. आपको पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आपको म्यू का वैल्यू पूछा है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज म्यू. तो यहां से आपको मिल जाएगा सिंपल, लैम्डा को वहां शिफ्ट कर दो, म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 20 लैम्डा. तो म्यू माइनस 1 इक्वल टू 20 लैम्डा बाई टी, 20 लैम्डा बाई टी. तो म्यू माइनस 1 इक्वल टू 20 लैम्डा, वेवलेंथ कितना यूज किया है, 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 into 10 raised to minus 7. थिकनेस कितना बोला है, 2.5 into 10 raised to minus 3 सेंटीमीटर. लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 raised to minus 2. तो ये जो 10 raised to minus 2, इट इज कमिंग फ्रॉम कन्वर्जन फैक्टर ऑफ सेंटीमीटर टू मीटर. तो म्यू माइनस 1 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 100, 10 raised to minus 7, 10 raised to minus 5 अपॉन 2.5 into 10 raised to minus 5. तो ये हो जाएगा कैंसल. तो म्यू माइनस 1 इज 1 अपॉन 2.5. तो म्यू माइनस 1 इक्वल टू 10 by 25, मतलब 2/5, मतलब 0.4. तो म्यू इक्वल टू 0.4 प्लस 1, तो कितना
1.4। ओके, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट S1 and S2 विल फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द स्क्रीन। अगर आप स्लिट S1 या S2 दोनों में से किसी के भी आगे एक मटेरियल रख देते हो, डेफिनेटली इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, लाइट पास होना चाहिए इसमें से। अगर आपने नीचे यहाँ पे रखा है फिल्म, तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा नीचे। अगर यही फिल्म आप ऊपर प्लेस करते हो, तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट होगा ऊपर। तो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट हियर, अगर यहाँ रखा होता तो पूरा पैटर्न शिफ्ट होगा ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक फिल्म लगाने की वजह से कितना शिफ्ट हुआ, 20 बीटा। तो टोटल 20 फ्रिंजेस शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट इज 20 बीटा। बट शिफ्ट का फॉर्मूला होता है बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, आपको फॉर्मूला मिल गया म्यू माइनस 1 इक्वल टू 20 लैम्डा बाय टी। वेवलेंथ की वैल्यू दी है, थिकनेस भी दिया है, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, यू गेट म्यू इक्वल टू 1.4। 1.4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज द आइडिया बिहाइंड टेकिंग दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट ये डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है कि इंटरफेरेंस? डिफ्रैक्शन। तो ये सिंगल स्लिट बोला मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात हो रही है, विच इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 into 10⁻⁷. If the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm, the width of the slit is। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, इजी भी हो सकता है, आपके ऊपर है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस पैटर्न में जो कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब ब्राइट बैंड, वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है। कहाँ पे? डिफ्रैक्शन में। मतलब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है वो डिस्ट्रक्टिव का है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब अगर आपको याद होगा, चलो मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रॉम द सेंटर? n लैम्डा डी बाय डी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो स्मॉल डी था, ये था डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और डिफ्रैक्शन में ये होता है स्लिट विड्थ। तो बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा, डिस्ट्रक्टिव इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। हो गया? आगे ध्यान में, अगर ये पता था, मतलब अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पता है, तो आपको मिनिमा का कंडीशन पता है किसमें? डिफ्रैक्शन में। तो ये याद रखना। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 3 mm। तो सबसे पहले, जिनको अभी भी याद नहीं है डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता कैसा है, तो मैं बता देता हूं। तो दिस इज हाउ डिफ्रैक्शन पैटर्न लुक्स लाइक। ये जो सेंटर पे सबसे बड़ा मैंने बताया है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा है, ये ब्राइटेस्ट स्पॉट है, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ओवर हियर एट द सेंटर। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, ये फर्स्ट मिनिमा है ऑन द लोअर साइड, ये है ऑन द अपर साइड। ये सेकंड मिनिमा है ऑन द लोअर साइड, ये है ऑन द अपर साइड। ये थर्ड मिनिमा है यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ x3 से। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, इसको डिनोट करता हूँ x1 से। तो आपको कौन सा डिस्टेंस पता है? x3 माइनस x1। वही तो बोला है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा। तो यू हैव बीन गिवन दिस डिस्टेंस, लेट अस से दिस इज x3 माइनस x1। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ 3 mm। तो x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 3 mm, राइट? देन वेवलेंथ आपको दिया है, आपको डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट 50 सेंटीमीटर दिया है। आपको पूछा क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट। मैंने आपको अभी बताया, जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का था वो यहाँ पे मिनिमा का था। कंडीशन क्या था कंस्ट्रक्टिव का? एन लैम्डा डी बाय डी। वो इंटरफेरेंस में ब्राइट का कंडीशन है, यहाँ पे किसका कंडीशन है? डार्क का। तो यही डायरेक्टली यूज कर लो। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट मतलब यहाँ पे कौन? डार्क। वेरी गुड। तो कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट का कंडीशन क्या था? एन लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ पे डार्क का क्या होगा? एन लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ से आपको x3 मिल जाएगा। व्हाट इज x3? 3 लैम्डा डी बाई डी। एक काम करता हूँ, थोड़ा और आसान करते हैं काम को।
आपके पास लैम्डा है, यस आपके पास डी है, चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, व्हाट विल बी x1, लैम्डा डी बाई डी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू विल गेट x3, बट x3 क्या है, 3 लैम्डा डी बाई डी अपॉन, सॉरी, माइनस x1 दैट इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये कितना है, 3 mm मतलब 10⁻⁻³ नहीं, क्या कॉमन निकलना, 3 में से 1 माइनस कर लो ना। 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻³ तो स्मॉल डी इक्वल टू 2 लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻3। 2 इंटू वेवलेंथ कितना था, 6000 -7, कैपिटल डी था 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5, 50 सेंटीमीटर आधा मीटर होता है। तो उसको 50 इंटू 10⁻⁻2 मत लिखो, वो सिंपल सी बात है। अब हो गया, कैसे हो गया, ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया। 2 इंटू 0.5 इज 1, मतलब वो तो गया 2, और 10⁻³ ऊपर आया तो प्लस, तो 2 इंटू 10⁻⁻4, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, होना चाहिए आंसर 2 इंटू 10⁻⁻4, ऑप्शन नंबर बी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transparent thin plate of Polaroid is placed on another similar plate such that the angle between their axes is 30°. The intensities of the emergent and unpolarized incident light will be in the ratio of। तो जिनको पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यू मस्ट नो व्हाट इज पोलराइजेशन। आपको बताना चाहिए देयर आर 2 ways इन विच यू कैन पोलराइज अ लाइट, मतलब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, वो ब्रूस्टर्स लॉ होता है। दूसरा होता है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, वो लॉ ऑफ मालूज में होता है। तो लॉ ऑफ मालूज में होता क्या है कि आपके पास 2 पोलराइड्स हैं। पोलराइड इज सम स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी होता है, टर्मलाइन क्रिस्टल भी होता है। जब आप इसमें से अनपोलराइज लाइट पास करते हो, अनपोलराइज लाइट मतलब a light which has vibrations in all the possible directions, let us say इसका इंटेंसिटी I0 है। जब पहली बार फर्स्ट टाइम अनपोलराइज लाइट एक पोलराइजर में से पास होगा, तो उस केस में सिर्फ एक ही कंपोनेंट पास होता है विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पोलराइजर। और इस केस में द इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस फर्स्ट पोलराइजर, ये जो पहला पोलराइजर है यहां से पास होने के बाद जो लाइट का इंटेंसिटी है ना, वो हाफ हो जाता है, हाफ, मतलब I1 इक्वल टू I0/2। फिर अगर मैंने वापस से एक और यहाँ पे पोलराइड रख दिया जिसको आप एनालाइजर भी बोलते हो, इफ द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एक्सिस ऑफ एनालाइजर, ये था एक्सिस ऑफ पोलराइजर और ये है एक्सिस ऑफ एनालाइजर, अगर इन दोनों में एंगल थीटा हुआ, थीटा, इफ द एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा, तो द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एनालाइजर मतलब सेकेंड पोलराइड, इसका जो इंटेंसिटी होता है वो होता है, इससे पीछे का इंटेंसिटी देखो कौन है, I1, तो इट इज I1 cos स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए इससे पीछे का। इसके आगे और एक रख दिया तो I2 cos स्क्वायर थीटा डैश, जो भी एंगल होगा बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, तो आगे क्वेश्चन आएगा ही। तो ये पता होना चाहिए I2 इज I1 cos स्क्वायर एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मालूस, करेक्ट। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अच्छा ये थीटा के लिए दिया 30°, तो थीटा कितना बोला है 30°। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट, इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट कितना है I2, एंड अनपोलराइज्ड लाइट मतलब I0, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है। सिंपल है, I2 इक्वल टू I1, लेकिन I1 खुद क्या है, I0/2 cos स्क्वायर 30°, ये I0 को यहाँ लेके आ जाओ, I2/I0 इक्वल टू 1/2, व्हाट इज cos ऑफ 30,
√3/2 उसका स्क्वायर 3/4, तो 3/8, खत्म हो गया, 3/8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया। तो क्रिटिकल एंगल जिसको याद होगा उसको क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल आप रे ऑप्टिक्स में सीखते हो, रे ऑप्टिक्स, और पोलराइजेशन आप वेव ऑप्टिक्स में सीखते हो, मतलब 11th और 12th दोनों का कॉम्बिनेशन है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ सर्टन मीडियम इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5, द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम इज। अब पहले तो जिसको क्रिटिकल एंगल याद नहीं, याद दिला देता हूँ। हमारे पास एक मीडियम है विच इज डेंसर मीडियम लाइक वाटर, ग्लास, व्हाटएवर इट इज। देन वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट हियर। इसमें से जो रेज इमिट होंगे दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो आपको पता होना चाहिए whenever ray travels from denser to rarer it bends away from normal। लेकिन ये जो रे है, नाम दे देते हैं इसको, नाम इसको बोल देते हैं ओ ए। ये जो रे है ओ ए, ये बेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज बिकॉज ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, सीधा ही जाता है वो। नहीं, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन है, इसका रीजन है स्नेल्स लॉ। यू नो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? हाँ, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिस मीडियम से रे स्टार्ट होता है उसको मीडियम वन बोल दो, मतलब ये मीडियम वन है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स µ1 है। जहां जा रहा है वो मीडियम टू है। और आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। तो पहली बात तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, क्योंकि रे इटसेल्फ इज गोइंग अलोंग नॉर्मल। एंगल तुम नॉर्मल से मेजर करते हो तो एंगल इज जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो साइन आई जीरो है, राइट। फिर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग µ1 साइन आई इक्वल टू µ2 साइन आर। साइन आई जीरो, µ2 को यहां शिफ्ट कर लिया जीरो, तो साइन आर जीरो, और साइन की वैल्यू जीरो जीरो पे ही होती है, तो आर इक्वल टू, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, मतलब रे सीधा 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 जाएगा, द रे विल गो स्ट्रेट। लेकिन अगर मैं दूसरा रे लेता हूं जो स्ट्रेट नहीं गया, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं था, सपोज कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो फॉर दिस पर्टिकुलर रे this ray will bend away from normal because it is traveling from denser to rarer। अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी बढ़ जाएगा। ऐसा करते 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 एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आता है फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in rarer medium is 90 degree is known as critical angle। अभी आप क्रिटिकल एंगल के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखो, तो µ1 साइन ऑफ IC इक्वल टू µ2 साइन ऑफ 90, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, दिख रहा है 90 है। µ1 को मैं बोल देता हूँ म्यू, µ2 को मैं बोल देता हूँ 1, क्योंकि ऊपर एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो µ1 इज म्यू sin IC equal to µ2 is 1, sin 90 is also 1। So from here you get sin of IC equal to 1 by mu। So from here you get IC equal to sin inverse of 1 by mu। लेकिन आपको क्वेश्चन में IC की वैल्यू दी हुई है sin inverse of 3/5, but IC is given to you that is sin inverse of 3/5। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो यू विल हैव साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, मतलब 1 बाय म्यू इक्वल टू 3/5, मतलब म्यू इक्वल टू 5/3। लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्रीस्टर्स लॉ, म्यू इक्वल टू tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल। तो व्हाट इज पोलराइजिंग एंगल? tan inverse of mu, but what is mu? 5/3, तो tan inverse of 5/3, tan inverse of 5/3, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ब्रेस्टर्स लॉ याद रखना, म्यू इक्वल टू tan आई पी। ये आई पी क्या होता है वो भी बता देता हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो बता ही देता हूँ अभी। सी व्हाट हैपेंस इज, सपोज हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इफ इट इज ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब एंड इफ यू हैव अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रे ऑफ लाइट है बाय द वे, ये रे ऑफ लाइट है यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट है ये। तो अनपोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, लेकिन मैं यहाँ पे दो ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन फिलहाल शो कर रहा हूँ। डॉट मतलब कमिंग आउट एंड गोइंग इन, और एक है ऐसा वाइब्रेशन दैट इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो व्हाट हैपेंस इज, जब हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इंपॉर्टेंट है, तो व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड बीम होता है ना वो बन जाता है कंप्लीटली पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड इज स्टिल पार्शियली पोलराइज्ड। अब बोलोगे पार्शियली क्यों? देखो होता क्या है ना, इसके कुछ कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट है, रेड मतलब इनसाइड आउटसाइड और ग्रीन मतलब इन द प्लेन। तो क्या होता है ना, इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, जो ग्रीन कंपोनेंट्स है ये द वाइब्रेशंस व्हिच आई एम शोइंग इन ग्रीन, रिफ्लेक्टेड बीम में तो एक ही कंपोनेंट गया, रिफ्लेक्टेड बीम हैज ओनली वन कंपोनेंट, समथिंग लाइक दिस। लेकिन रिफ्रैक्टेड बीम में यू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस कंपोनेंट्स एंड द रिमेनिंग आर डॉट कंपोनेंट्स। थोड़ा हेवी लग रहा होगा, सिंपल कर देता हूँ। इमेजिन हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें वाइब्रेशन दो प्लेन में है, एक है रेड एक है ग्रीन। मान लो 100 है, 100 एंड 100, 100 रेड 100 ग्रीन। अगर मैं इस अनपोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यहाँ पे इंसिडेंट कर देता हूँ, तो रिफ्लेक्टेड बीम में सम इमेजिन इमेजिन रिफ्लेक्टेड बीम में 75 चले गए ग्रीन कंपोनेंट्स, 25 कहाँ होंगे फिर? रिफ्रैक्टेड। और जो रेड कंपोनेंट है वो पूरे के पूरे कहाँ होंगे? रिफ्रैक्टेड। तो जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो पार्शियली पोलराइज्ड है, और जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। इसके लिए हम इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, क्योंकि ओनली रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज्ड, नॉट द रिफ्रैक्टेड वन। ये होता है एक पर्टिकुलर एंगल पे जिसको आप बोलते हो आईपी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, म्यू इक्वल टू tan आईपी। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when angle of incidence is 60 degree on the surface of glass slab, it is found that the reflected ray is completely polarized. Reflected ray completely polarized किस एंगल पे होता है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या फिर ब्रूस्टर्स एंगल भी बोलते हो, मतलब आईपी। तो ये जो 60 डिग्री है किसकी वैल्यू है? आईपी की वैल्यू है, सिंपल। तो आपको आईपी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज, वेलोसिटी ऑफ लाइट in glass, you know refractive index is defined as, so where v is velocity of light in medium, medium यहाँ पे कौन है? glass। तो v equal to c by mu, c तो पता ही होता है ना, 3 × 10⁸. तो अगर म्यू मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमको म्यू मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो म्यू कैसे मिलेगा? tan IP, that is tan 60, tan 60 is √3। तो ये आ गया आपका 3 × 10⁸ अपॉन √3, मतलब √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन बहुत इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, JEE मेंस। In Young's double slit experiment, the slit are horizontal. Very good। अब तक क्वेश्चन कैसे आते थे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन है और यहाँ पे दो स्लिट्स है। नॉर्मली स्लिट्स आप लेते हो वर्टिकल। अब इस क्वेश्चन में क्या किया? स्लिट को कर दिया हॉरिजॉन्टल, तो स्लिट्स को इन्होंने लिया है हॉरिजॉन्टल। तो दे आर टेकिंग द स्लिट्स टू बी हॉरिजॉन्टल। अभी रोटेट हो नहीं रहा, तो आई डोंट नो हाउ टू रोटेट दिस, आई ट्राई इफ पॉसिबल।
नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ये आ गए आपके पास स्लिट्स, तो यू हैव सच स्लिट्स। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं हमने, थ्योरी में देखा क्या? नहीं। तो अभी देखो फिर कैसा होता है। द स्लिट्स आर हॉरिजॉन्टल, द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर इज 3/4, प्रिंटिंग मिस्टेक, 3/4 I0, where I0 is the maximum intensity. The value of theta is, तो ये डायग्राम है, उसमें एक एंगल थीटा है, आपको पूछा है ये थीटा का वैल्यू बताओ। तो ये थीटा का वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले सबसे पहले I0 इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब आपको ये पता होना। और दूसरी चीज आपको कहीं पे भी बोला है क्या S1 से जो लाइट आ रहा है उसका इंटेंसिटी I1 है, उसका एम्पलीट्यूड A1 है, S2 का इंटेंसिटी I2 है, बोला है क्या? नहीं। तो मैंने बोला था कि जब बताया ही नहीं हो तो I1 एंड I2 आर सपोज टू बी टेकन सेम, तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली आता है 4I cos स्क्वायर 5/2 फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इफ यू रिमेंबर, पाई की वैल्यू होती है 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। तो फिर आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर 5/2, मतलब cos स्क्वायर 2n पाई/2, 2 कैंसल, cos स्क्वायर n पाई। इट इज ऑलवेज 1, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 डालते हो तो cos ऑफ 0 1, उसका स्क्वायर भी 1। अगर n की वैल्यू 1 लेते हो तो cos पाई -1, उसका स्क्वायर। वेट, व्हाट इज cos ऑफ 2 पाई? लास्ट बेंच। यस। व्हाट इज cos ऑफ 3 पाई? मैं स्कूल लेवल का ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग 11th 12th और JEE और नीट और CET। व्हाट इज cos ऑफ पाई/2? व्हाट इज cos ऑफ पाई/2? छोड़ दो, व्हाट इज पाई/2 इन डिग्रीज? बोथ ऑफ यू मीट मी आफ्टर क्लास। cos of 0 is 1, cos of pi is -1, cos of 2 pi is 1, cos of 3 pi is -1, 4 pi is 1, 5 pi is -1, मतलब +1 -1 +1 -1, उसका स्क्वायर करते रहोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आएगा, तो ये बन जाएगा 1। और मैक्सिमम इंटेंसिटी को उन्होंने बोला है I0, IR इक्वल टू I0, ऐसा बोला है। तो ये IR की जगह पे क्या लिखोगे? I0 4I, और एक cos स्क्वायर 5/2 तो वैसे भी है 1, तो ये आपको मिल गया मैक्सिमम इंटेंसिटी एज 4I। कुछ नहीं है, IR की जगह पे I0 लिखा है, 4I cos स्क्वायर 5/2 आ गया 1, तो I0 इक्वल टू 4I। तो यहां से स्टार्ट किया, उसके बाद दे आर आस्किंग यू कि ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो है 3I0/4, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो है 3/4। लेकिन हमको अभी देखा ना हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, अभी देखा 4I cos स्क्वायर 5/2 एट पी पॉइंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR को तुमने क्या बोला है? IP, बराबर। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो फिर IP इक्वल टू 4I, लेकिन 4I का क्या था? I0 cos स्क्वायर 5/2, तो IP/I0 इक्वल टू cos स्क्वायर 5/2। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम 1 एंड 2? तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम है, मतलब बेसिकली 3/4 इक्वल टू cos स्क्वायर 5/2। इसका मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट, रूट 3/2 इक्वल टू cos ऑफ 5/2। रूट 3/2 cos की वैल्यू कब होती है? 5/6, पक्का 5/6, 5/6, 1 एंड 3। तो आपको फेज डिफरेंस मिल गया, बराबर। आपसे पूछा क्या था? एंगल थीटा, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए फेज डिफरेंस, क्योंकि ये फाई मतलब फेज डिफरेंस है। ये क्या है? फेज डिफरेंस। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस?
exactly phase difference phi is 2 pi by lambda into part difference. So from equation number 3 and 4, you have pi by 3 equal to 2 pi by lambda into delta. pi cancel, तो lambda by 6 बराबर, करेक्ट. हमको चाहिए था एंगल थीटा, हमने फाइंड किया पार्ट डिफरेंस. अब क्यों किया उसका रीजन है. आपको पता है कि दो रेज में कभी भी पार्ट डिफरेंस फाइंड करना हो, मैंने थ्योरी में 3 बार बोला था कि आपको सीईटी जेईई नीट में लगेगा. दो रेज में अगर पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. एक रे से दूसरे रे पे क्या ड्रॉप करते हो, परपेंडिकुलर. इसके आगे डिस्टेंस सेम होता है तो पार्ट डिफरेंस 0 होता है. परपेंडिकुलर के आगे डिस्टेंस इज सेम तो पार्ट डिफरेंस इज 0. तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस, देखो बात ऐसी है, S2 तो वेव स्टार्ट ही यहां से हुआ, S1 कहां से चालू हुआ, पीछे से. तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस आ गया. ये जो रेड लाइन ड्रॉ की है मैंने वो क्या है, पार्ट डिफरेंस. अब क्वेश्चन ये है कि पार्ट डिफरेंस फाइंड कैसे करूं मैं. यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 कॉल्ड एज स्मॉल डी. क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल डी. बराबर, ये स्मॉल डी है. मुझे क्या चाहिए था, ये क्या आएगा, ये एडजेसेंट कंपोनेंट मतलब कौन होता है. हाँ तो फिर क्या आएगा, डी कॉस थीटा. तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, डी कॉस थीटा. पार्ट डिफरेंस is d cos theta. Therefore, lambda by 6 equal to d cos theta. लेकिन d क्या दिया हुआ है, 2 लैम्डा. तो therefore lambda by 6 equal to 2 lambda cos theta. लैम्डा लैम्डा कैंसल किया जाएगा, इधर 12 हो जाएगा. तो cos theta equal to 1 by 12. तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 by 12. तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/12. ऐसा ऑप्शन में होगा ही, होना ही चाहिए. कॉस इनवर्स ऑफ 1/12, ऑप्शन नंबर ए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए. यू शुड नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. In a double slit experiment, the angular width of fringe is found to be 0.2 degree on a screen placed 1 meter away. That is not I meter, that is 1 meter away. It is 1 meter away. तो स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, कैपिटल डी 1 मीटर है. उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमको, क्यों नहीं बताता हूँ. द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 600 नैनोमीटर. द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ एंटायर एक्सपेरिमेंटल एपरेटस इज इमर्ज्ड इन वाटर इज. सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. अगर थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज सिंपल सी बात कर लेते हैं, लैम्डा मीटर में होता है, डीबी मीटर में होता है, कैपिटल डी भी मीटर में होता है. मतलब मीटर मीटर कैंसिल हो गया, लेकिन 1 मीटर मतलब लेंथ रेस टू 1 रह गया. इसको आप बोलते हो लीनियर विड्थ, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, L रेस टू 1. अगर आपको फ्रिंज विड्थ को एंगल में मेजर करना है तो वो भी पॉसिबल है. डिवाइड बाय कैपिटल डी ऑन बोथ साइड्स. तो ये जो कैपिटल डी है ना, इसको सिर्फ गायब कर दो तो ये बन जाता है एंगुलर विड्थ. इसको आप बोलते हो थीटा. तो व्हाट इज एंगुलर विड्थ, लैम्डा बाय डी. अब अगर मैंने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पानी में बोला है ना, पानी में, यस, वाटर में इमर्स कर दिया. मैंने सिर्फ सेटअप पानी में इमर्स किया, मैंने स्मॉल डी कैपिटल डी कुछ भी चेंज नहीं किया है. दो स्लिट्स जहां थे वही है, स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस जो था वही है. ओनली थिंग दैट विल चेंज इज वेवलेंथ. क्योंकि आपको पता है एयर में वेवलेंथ ऑफ अ सोर्स और किसी और मीडियम में वेवलेंथ ऑफ द सेम सोर्स इज नॉट सेम, डिफरेंट होता है. स्मॉल डी तो सेम था, यहां तक क्लियर. बट देन यू ऑल्सो नो, मैंने कल ही बताया था, म्यू इक्वल टू सी बाई वी और वी इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो फ्रॉम लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है. लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बट लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू. तो थीटा 2 बाय
थीटा वन इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू, थीटा टू इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू इंटू थीटा वन। पहले पानी में इमर्स करने से पहले किसमें था, एयर में, तो म्यू वन कितना आएगा, वन, वेरी गुड, वन। उसके बाद पानी में इमर्स कर दिया, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33 मतलब 4/3, और थीटा वन कितना दिया हुआ है 0.2, तो थीटा टू इक्वल टू 3/4 ऑफ 0.2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये आ जाएगा आपके पास 2 0.1 जा और 2 जा, 3/2 होता है 1.5, 1.5 इंटू 0.1 होता है 0.15, तो 0.15, 0.15 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी असाइनमेंट फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 8, वो एज अ असाइनमेंट सॉल्व करना है आपको। विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 9, इजी है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, नॉट अलॉट। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये असाइनमेंट है, वही पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन से ही आ जाएगा, तो आप कर लोगे। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आई विल वांट टू टेक दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अरे ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई, तो यहाँ पे एक आई इंटेंसिटी का रे दिख रहा है हमको, इज इंसिडेंट ऑन अ पैरेलल ग्लास स्लैब, ये पैरेलल ग्लास स्लैब भी दिख रहा है हमको, एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे इंसिडेंट हो गया एज शोन इन फिगर, it undergoes partial reflection and refraction, तो some part of light will be reflected while the other will be refracted, इसको बोलते हैं partial reflection and refraction। at each reflection मतलब जहां जहां पे reflection होगा, at each reflection 25% of the incident energy is reflected, जहां रिफ्लेक्शन हो 25% रिफ्लेक्टेड में गया, तो 75 कहां गया, रिफ्रैक्टेड, वेरी गुड। तो एट ईच रिफ्लेक्शन 25% इज रिफ्लेक्टेड, 75 इज रिफ्रैक्टेड। द रे ए बी एंड ए डैश बी डैश अंडरगो इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे एक ए बी रे है, एक ए डैश बी डैश है, दे अंडरगो इंटरफेरेंस। द रेशो आई मैक्स बाय आई मीन इज, तो रेशो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज, मतलब ऐसा है, व्हाट विल हैपन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो रे ऑफ लाइट सिंगल था, सिंगल, और ये इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ यू विल बी डूइंग इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ये कॉन्सेप्ट वापस आएगा। इसको बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस, और आप जब रास्ते पे चलते हो बारिश के दिन में आपको ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं, ये इसी की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो ये आप वापस सॉरी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स में वापस करने वाले हो। यू हैव अ सिंगल रे ऑफ लाइट, पार्शियली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली रिफ्रैक्टेड, वापस से पार्शियली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली रिफ्रैक्टेड, वापस से पार्शियली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली रिफ्रैक्टेड। हाँ, मीडियम चेंज होना रिफ्रैक्शन होता है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है। ये ए बी और ए डैश बी डैश कहीं पे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे, तो जहां पे भी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे वहां पे कंस्ट्रक्टिव भी होगा, डिस्ट्रक्टिव भी होगा। तो जहां कंस्ट्रक्टिव होगा वहां होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे होगा मिनिमम इंटेंसिटी। तो आपको पूछा है रेशो बताओ आई मैक्स बाय आई मीन का, what is the ratio of Imax by Imin in terms of intensity of individual sources? Very good. Under root of I1 plus under root of I2 upon under root of I1 minus under root of I2 का square. You are right. No problem with that. But I would prefer writing under root of I1 by I2 plus 1 upon under root of I1 by I2 minus 1 का bracket square. मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको I1 और I2 फाइंड करना है, दैट्स इट। ये जो ओरिजिनल लाइट था इसका इंटेंसिटी I है, रिफ्लेक्शन में 25% आता है, व्हाट इज 25% इन टर्म्स ऑफ नंबर्स फ्रैक्शन, 1/4, मतलब यहाँ पे गया I/4 और ये बन गया आपका I1, क्योंकि ए बी, वही तो बोला है इंटरफेरेंस किसका हो रहा है, ए बी का और ए डैश बी डैश। तो I1 किसका इंटेंसिटी है, ए बी का, और I2 किसका है, ए डैश बी डैश। I में से I/4 यहाँ गया तो 3I/4 मतलब 75% यहाँ आ गया।
अब ये जो 3i/4 है, रिफ्लेक्शन में कितना जाता है? 25। अब मुझे बताओ ये रिफ्लेक्शन है या फिर ये रिफ्लेक्शन है? CA' इज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कितना आता है? 25%। मतलब कितना? किसका? जो इंसिडेंट हुआ, कितना इंसिडेंट हुआ? 3i/4, मतलब ये आ गया 3i/16। जो मेरे को लग रहा है मैं वही लिखने वाला हूँ, मैं बाकी कुछ लिखूंगा नहीं। तो मैंने पहले ये लिख दिया, पता लग गया। फिर ये आ गया, ये भी पता लग गया। अब ये आ गया, ये भी पता लग गया। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वापस होगा। ये होगा रिफ्लेक्शन, वो होगा रिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस किसका होगा? A', B'। मतलब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत है A', B'। ये रिफ्रैक्टेड है ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो तो रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड में 75% जाता है। मतलब 3/4 किसका? जितना इंसिडेंट हुआ था। कितना इंसिडेंट हुआ? 3i/16। ये आपका बन गया 9/64i, और ये आपका बन गया I2। तो अभी आपके पास I1 भी है, आपके पास I2 भी है। I1 कितना है? I1 कितना है? I/4। और I2 कितना है? 9i/64। तो I1/I2 इक्वल टू I/4 अपॉन 9i/64। बराबर। I कैंसिल, 1 एंड 16 जा। तो 1/9/16 मतलब 16/9। इसका भी चाहिए आपको रूट। रूट चाहिए ना? तो रूट ऑफ I1/I2 इज रूट ऑफ 16/9, दैट इज 4/3। तो Imax by I mean equal to under root of I1/I2, that is 4/3 plus 1 upon 4/3 minus 1 का स्क्वायर, that is 7/3 और 1/3। बराबर ना? पक्का पक्का। 3 3 कैंसल, 49:1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two beams of light having intensity I and 4i interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between beams is pi/2 at point A and pi at point B. Then the difference between the resultant intensities at A and B is। अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी ज्यादा डिटेल्स हम जाएंगे नहीं। यू हैव टू स्लिट्स, देन यू हैव अ स्क्रीन। इस स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। यू ऑफ कोर्स नो इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट डार्क बैंड्स होते हैं। तो किसी पॉइंट पे ब्राइट बनेगा, कहीं पे डार्क बनेगा। एक पॉइंट है ए, जहां पे फेस डिफरेंस आपको बोला है pi/2। pi/2 बोला है ना। और एक दूसरा कहीं तो भी पॉइंट होगा, कहीं भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, बी। यहाँ पे फेस डिफरेंस बोला है पाई। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, आपको पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। मतलब ए और बी पॉइंट के रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिफरेंस। तो पहले तो ये बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ फाई। गुड। तो अगर मैं ए पे फाइंड कर रहा हूं, तो I1 की वैल्यू दी हुई है I, I2 है 4i प्लस 0, क्योंकि cos ऑफ pi/2 ये 0 है। लिखोगे भी तो फिर 0 ही हो जाएगा। 2 रूट ऑफ I 4i cos ऑफ pi/2, cos ऑफ pi/2 इज 0। तो ये आ गया 5i। Similarly, resultant intensity at B will be I1, that is I, I2, that is 4i, plus 2 root of I1 is I, this is 4i, cos of pi. Cos pi is -1. तो IB इक्वल टू ये कितना है? 5i प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 और 2 4, I स्क्वायर का I, तो 4i, और cos ऑफ pi is -1। बराबर। तो कितना आ गया? हाँ, तो वैसा करना नहीं। सही बोल रहे हो, लेकिन अपना काम मत बढ़ाओ। व्हाट इज 5i? IA। तो IB इक्वल टू IA।
-4 है। तो वाई आर यू इंक्रीजिंग योर ओन वर्क, इसको वहां शिफ्ट कर दो, आई ए माइनस आई बी, इसको यहाँ लाओ, तो व्हाट इज डिफरेंस? तो 4 आया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in sorry, the Young's experiment is performed with lights of blue wavelength 4360 angstrom and green color 5460 angstrom. If the distance between the fourth fringe from the center is x, then अभी distance of the fourth fringe मतलब right fringe, तो anyways xn equal to क्या होता है, n lambda d by d। फ्रिंज फिफ्थ हो, फ्रिंज थर्ड हो, फ्रिंज सेकंड हो, 1000 हो, 500 हो, 300 हो, कोई भी हो, कैपिटल डी चेंज होगा नहीं, स्मॉल डी चेंज होगा नहीं। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्रिंज पे, वो भी तो फोर्थ बोल दिया मतलब कांस्टेंट कर दिया। मतलब इन शॉर्ट एक्स डिपेंड्स ओनली ऑन वेवलेंथ। तो जो डिस्टेंस है फ्रिंज का उसको क्या बोला है, एक्स, तो एक्स एन को क्या बोला है, एक्स। और 4 बोल दिया मतलब n क्या है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो x इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका x भी ज्यादा होगा, सिंपल, करेक्ट, सिंपल। किसका वेवलेंथ ज्यादा है, ग्रीन का, तो x किसका ज्यादा होगा, ग्रीन का। तो ये नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता ना, और ये भी नहीं हो सकता है ऐसा, सिर्फ बचा भी सी और डी। हाँ, तो अब सिर्फ ये है, देख लो एक बार चेक करके, एक्स फॉर ब्लू अपॉन एक्स फॉर ग्रीन इक्वल टू लैम्डा ब्लू अपॉन लैम्डा ग्रीन। लैम्डा ब्लू कितना दिया हुआ है, 4360, और ग्रीन का कितना है, 5460। एक्स ब्लू बाई एक्स ग्रीन इज 4360 अपॉन 5460, यहाँ पे उल्टा दिया है, तो ये होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, डन। अब तो पता ही है ना, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एक्स ज्यादा, तो ग्रीन का ब्लू से ज्यादा। सिर्फ डाउट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज थी तो इसलिए चेक किया, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी है, खत्म, डन। तो नथिंग टू राइट, इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखने ऐसा। A thin mica sheet of thickness 2 into 10 raised to -6 meter and refractive index 1.5 is introduced in the path of the first wave. The wavelength of the wave used is 5000 angstrom. The central bright maximum will shift. अभी थोड़ा टाइम पहले, मतलब आज का पहला क्वेश्चन था ही वो। अगर आप पहले स्लिट के आगे थिन फिल्म लगाते हो तो ऊपर शिफ्ट होता है, नीचे लगाते हो तो नीचे शिफ्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कहाँ स्लिट है वो देख लो, कहाँ लगाया है वो देख लो। अ थिन माइका शीट ऑफ सम थिकनेस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ फर्स्ट वेव, मतलब S1, तो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर, मतलब डाउनवर्ड का तो क्वेश्चन नहीं। ए, सी और डी में से एक हो सकता है, कितना शिफ्ट होगा ये पूछा है। अभी मैंने आज ही बताया शिफ्ट का फॉर्मूला, बीटा बाय लैम्डा म्यू -1 इंटू टी। तो बीटा बाय लैम्डा, वेवलेंथ कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 × 10⁻⁻⁷। म्यू कितना है, म्यू 1.5 -1, थिकनेस कितना है 2 × 10⁻⁻6, बीटा 5 10⁻⁻7 0.5 इंटू 2 × 10⁻⁻6। देखो 1 जा एंड 10 जा, बराबर, 10 एंड 10⁻⁻7 10⁻⁻6, तो क्या आया 2 बीटा, बीटा मतलब फ्रिंज बिट, तो कितना फ्रिंज शिफ्ट होगा, तो कहाँ शिफ्ट होगा, अपवर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए, 2 फ्रिंजेस अपवर्ड्स, डन, खत्म। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पोलराइजेशन पे, लॉ ऑफ मालूस पे एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो और एक होना चाहिए। ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे। टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड in the path of unpolarized beam of
इंटेंसिटी I0, टू पोलराइड्स, हमारे पास दो पोलराइड्स है, ये आ गया पोलराइड नंबर 1, ये है पोलराइड नंबर 2, दे आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ, यहाँ पे यूपीएल है और इस यूपीएल का इंटेंसिटी है I0। अब आपको ऑलरेडी पता ही है कि फर्स्ट टाइम जब पास होगा यहाँ से तो इंटेंसिटी ड्रॉप्स टू हाफ, तो I1 इक्वल टू I0/2, राइट। अब आगे बोला है सच दैट नो लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सेकंड पोलराइड, मतलब जो सेकंड पोलराइड है यहां से लाइट बाहर आएगा ही नहीं। ये सिर्फ तब होता है, पता है कब होता है? परपेंडिकुलर, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओनली देन दैट थिंग कैन हैपन। इफ थर्ड पोलराइड whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of first polaroid, if the third polaroid whose polarization axis makes angle theta with the polarization axis of first is placed between these two polarids, तो अगर हमने यहाँ पे तीसरा पोलराइड रख दिया सच दैट पहले और दूसरे में एंगल कितना है? थीटा, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा है। तो मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछा आपसे, पहले और दूसरे में नहीं, पहले और तीसरे में। ये पहले का एक्सिस है, ये दूसरे का एक्सिस है और ये तीसरा बीच में रखा है आपने, तो जानबूझ के ऐसा नंबर यूज किया आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहले और तीसरे में कितना है तो दूसरे और तीसरे में कितना है? वेरी गुड। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। अब आगे बोला है देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द लास्ट पोलराइड। अभी बात ऐसी है, पहले दो में एंगल थीटा, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में, थर्ड एंड सेकंड में 90 माइनस थीटा, तो बताओ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट I2। लुक, पहली बार जब पास होता है तो हाफ, यहां पे आ जाएगा I3 क्योंकि थर्ड पोलराइड है। इससे पहले वाला कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लॉ ऑफ मालूम है, अभी यूज किया था। इंटेंसिटी किसका? पहले वाले का, I1 का, कॉस स्क्वायर एंगल बिटवीन 1 and 3। I2 क्या आएगा? इससे पहला कौन है? I3, कॉस स्क्वायर एंगल बिटवीन 2 and 3। व्हाट इज एंगल बिटवीन 2 and 3? 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, राइट। यहाँ तक क्लियर? तो ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर इतना समझ में आया तो हो गया। तो I2 इक्वल टू I3 cos square 90 minus theta is sin square theta. I3 itself is I1 cos square theta and this is sin square theta, क्योंकि I3 इतना था। I1 itself is I0/2 cos square theta sin square theta। अब I0/2 मैं सिर्फ कर रहा हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं समझ में आ जाएगा। यू नो व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा? sin 2 थीटा, बस समझ में आ गया होगा। फिर ये आ गया I0/8, ये है 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर। व्हाट इज दिस? sin स्क्वायर 2 थीटा, तो I0/8 sin स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा, I0/8 sin square 2 theta, option number A. Done. That's it for today and the end of this chapter.